अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आज की वीडियो होने वाली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या कोई ऐसे रूल्स है कि जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को कि वो नहीं इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते स्टॉक मार्केट में। बिल्कुल इन डेप्थ समझेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। अगर आपको मेरी वीडियोस बेनिफिशियल लग रही है, प्लस अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जनरल अवेयरनेस की, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड कर दूंगी। प्लस लाइक एंड शेयर तो करते रहिए। Nowadays एवरी पर्सन जो है वो अट्रैक्ट हो रहा है स्टॉक मार्केट की तरफ। वो चाहता है कि वो इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करे स्टॉक मार्केट में, F&O के थ्रू या फिर इंट्राडे के थ्रू या फिर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स। तो परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स भी हमारे जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, या तो हम लॉन्ग टर्म करते हैं या फिर हम शॉर्ट टर्म करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट के कुछ रूल्स जो है वो इम्पोज किए गए हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पे कि आप जो है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। उसका बेसिकली रीजंस क्या है कि अगर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की टाइमिंग्स क्या होती है 9 to 5 या फिर 9 to 6, और वही सेम टाइमिंग जो है वो स्टॉक मार्केट की भी होती है। तो अगर वो अपनी जो ड्यूटीज है डिस्चार्ज करते हैं इस टाइम पे, तो कहीं ना कहीं अगर उनका जो माइंड है वो स्टॉक मार्केट में रहेगा तो वो जो अपनी ड्यूटीज है वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को है जो रिस्ट्रिक्ट किया गया है कि आप जो है वो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो F&O में भी नहीं ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे में भी नहीं, परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स में लॉन्ग टर्म अगर आप कर रहे हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। ठीक है, बेसिकली अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर अराइज होता है, क्या हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड भी इन दिनों बहुत ज्यादा कॉमन है। तो देखो, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप वहां पर जो फंड मैनेजर होता है वही सारी की सारी एक्टिविटीज करता है, हमें कोई लोड लेने की जरूरत नहीं होती। तो म्यूचुअल फंड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी गई, रिस्ट्रिक्शन सिर्फ मैंने आपको बता दिया किन किन एक्टिविटीज में दी गई है। तो हाँ, मैं आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ सेंट्रल सिविल सर्विस के रूल्स, जिसमें आपको ये रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की गई है। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया, आप 16th अपना क्लॉज है सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स का। इन्वेस्टमेंट, लेंडिंग एंड बोरोइंग, नो गवर्नमेंट सर्वेंट कैन स्पेकुलेट इन एनी स्टॉक शेयर्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट। स्पेकुलेट मतलब वो सट्टा नहीं लगा सकता। तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो नहीं स्पेकुलेट कर सकता है शेयर्स में, स्टॉक में या फिर अदर इन्वेस्टमेंट में। प्रोवाइडेड भी है, provided that nothing in this sub rule shall apply to occasional investment। लेकिन ये जो सब रूल है अप्लाई नहीं है अगर आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो जो कि थ्रू स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हो रही है, या फिर कोई और पर्सन जो कि ड्यूली ऑथराइज है या फिर लाइसेंस्ड है, और who have obtained a certificate of registration under the relevant law, और जिसने जो है सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर द रेलिवेंट लॉ में ऑब्टेन किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं स्पेकुलेट कर सकता है स्टॉक में, शेयर्स में और एनी इन्वेस्टमेंट में। लेकिन जो अगर आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको अलाउड किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स कर रहे हो लेकिन आप लॉन्ग टर्म कर रहे हो, थोड़ा टाइम के बाद उसको खरीद के बेच रहे हो, तो उसमें क्या है, आपका जो टाइम है वो ज्यादा डिवोट नहीं होता, आप जो है वो कुछ टाइम के बाद ही ट्रांजेक्शन होती है, तो उस केस में वो चीज अलाउड की गई है। नेक्स्ट जो है एक और एक्सप्लेनेशन दी गई है, फ्रीक्वेंट परचेज और सेल ऑफ बोथ ऑफ शेयर, सिक्योरिटी एंड अदर इन्वेस्टमेंट व्हिच शैल बी डीम्ड टू बी स्पेकुलेशन विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सब रूल। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंट, अगर आप जल्दी जल्दी परचेज या फिर सेल कर रहे हैं उसको जो है स्पेकुलेशन माना गया है इस सब रूल में। तो आपको क्या है, फ्रीक्वेंट जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको हमें करना है अवॉइड। क्योंकि जो मेन क्या होता है, अगर हम कहीं एम्प्लॉय है तो बेसिकली हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है कि हम अपनी जो ड्यूटीज है उसको अच्छे से निभाएं। लेकिन अगर हम वही ऑफिशियल टाइमिंग में अगर हम किसी और चीज में इंगेज है तो भाई ये तो गलत है ना फिर। तो इसीलिए ही हमारे ऊपर ये जो ड्यूटीज है, ये जो रिस्ट्रिक्शन है, ये इम्पोज की गई है।
पर्सन है वो ये सोच रहे होंगे ठीक है हमारे लिए तो रिस्ट्रिक्शन दी गई है, क्यों ना हम अपनी वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट कर ले। तो यहाँ पर देखो, अगर आपकी वाइफ के नाम से आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी आपको दो चीजें चेक करने की जरूरत है कि आपकी वाइफ इतनी एजुकेटेड हो कि उसको नॉलेज हो कि कैसे ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट की जाती है स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट में। तो यहाँ पर उसका एजुकेशन भी जो है वो चेक हो सकता है, प्लस उसकी जो सोर्स ऑफ इनकम है कि वो ट्रेडिंग कर, उसके पास इतना पैसा है कि वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकती है। ये नहीं हो कि आपका जो पैसा है वो आप अपनी वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हो और वहां से जो वाइफ है वो इन्वेस्टमेंट कर रही हो। अगर ऐसा होता है तो भी आप जो है रूल्स को वॉयलेट कर रहे हैं। तो वो भी, अगर आप अपनी वाइफ के थ्रू भी सोच रहे हो इन्वेस्टमेंट करने की, तो उस केस में भी आपकी ये दो तीन चीजें चेक हो सकती है। प्लस अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट कर दी है और अभी आपको पता नहीं था कि हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो उस केस में आप ये मत समझना कि मैं अपनी आईटीआर में ही शो ना करूं। आईटीआर में शो करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे बड़ी बात है। तो आप हाइड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल एआईएस में आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से आपने परचेज किया, शेयर्स कौन कौन से सेल किए हैं। प्लस अभी तक आपने अगर इन्वेस्टमेंट कर दी है, ट्रेडिंग कर दी, तो अपने आईटीआर में शो कर दीजिए और आगे से बंद कर दीजिए। लेकिन आईटीआर में हाइड मत, बिल्कुल मत करना। तो उसकी बहुत सारी, अगर आपने हाइड कर दी तो उसकी बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस जो है आपको फेस करनी पड़ सकती है। प्लस अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है और आपकी रिटायरमेंट हो गई, तो क्या उस केस में हम कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि अब तो आपकी रिटायरमेंट हो गई। अब आपको कुछ सर्विसेज जो है वो परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। तो उस केस में जो है आप अपना इजीली जो है वो ट्रेडिंग कर सकते हो या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अपना म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा कि आप म्यूचुअल फंड में इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो है हमारा जो माइंड है वो इतना ज्यादा एंगेज नहीं होता, क्योंकि वहां पर फंड्स मैनेजर ही सब कुछ जो है मैनेज करते हैं। तो होपफुली आपको समझ आया होगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो इसको ये वीडियो जरूर शेयर करिए उसके साथ, कि अगर अभी तक वो प्रैक्टिस ये फॉलो कर रहा है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो अब वो जो है वो स्टॉप कर दे। क्योंकि आपका जो मैंने आपको बता दिया है, क्लॉज 16 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस रूल जो है वो रिस्ट्रिक्ट करता है आपको कि आप नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं आपको इनकम टैक्स की, जीएसटी की, जर्नल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट की अपडेशन मिलती रहे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरा चैनल नॉलेज वेयर हाउस। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूँ। प्लस अगर आप अपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर मुझसे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अपना नंबर जो है वो मेंशन कर दिया। थैंक यू।